विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका की संरचना के बारे में। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इनके बारे में अध्ययन किया, इनकी संरचना के बारे में जाना। हम जानते हैं विद्यार्थियों कि प्रत्येक कोशिका, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों ही प्रकार की कोशिका में कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है और उस कोशिका झिल्ली के बाहर पादप कोशिका, शैवाल कोशिका, कवक कोशिका, जीवाणु, इनमें कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप, शैवाल और कवक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अन्य संरचना भी पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। आज हम कोशिका भित्ति के बारे में ही, सेल वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली वह संरचना है जो सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होती है। पादप कोशिकाओं में यह सेलुलोज से निर्मित होती है, कवक में काइटिन से निर्मित होती है, शैवाल में भी सेलुलोज से निर्मित होगी, बैक्टीरिया या जीवाणु में यह पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा निर्मित होती है। बात करते हैं यूकैरियोटिक यानी पादप कोशिका भित्ति की, तो सबसे पहले 1665 बुक्स में हो सकता है 1965 लिखा हुआ होगा, वो गलत है, इसको आप ठीक कर लेना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोहल कोशिकाओं में, मृत जो कोशिकाएं होती हैं कोहल की, उसमें कोशिका भित्ति की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। हमेशा याद रखना, कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का जो श्रवण होता है, वह जीव द्रव्य से ही होता है, प्रोटोप्लाज्म से ही होता है। जीव द्रव्य में अंतःप्रद्रव्य जाली का और गोल्जी का, ये जो कोशिकाएं हैं, इनका कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विद्यार्थियों, बात की जाए अगर संरचना की, तो संरचनात्मक दृष्टि से जो कोशिका भित्ति है वो धागे समान संरचनाएं होती हैं जिनको सूक्ष्म फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित होती है और ये लगभग 100 से 200 एंगस्ट्रम व्यास की पतली धागे जैसी संरचनाएं होती है। और हम आगे पढ़ेंगे कि इनका जो मूलभूत रासायनिक पदार्थ होता है वो असल में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मिलकर फिर सेलुलोज बनाता है। तो सेलुलोज की सूक्ष्म फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स जो होती हैं, वो मिलकर कोशिका भित्ति, सेल वॉल का निर्माण करती है। विद्यार्थियों, संरचना की दृष्टि से हम देखें तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 4 प्रकार से विभक्त की जा सकती है: प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, तृतीय भित्ति और मध्य पटलिका, मिडिल लैमिना। प्राथमिक भित्ति जो होती है विद्यार्थियों, वह सबसे पहले निर्मित होने वाली संरचना होती है कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति में सबसे पहले प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। यह लचीली होती है, तन्य होती है और इसमें जो सूक्ष्म फाइब्रिल होते हैं, जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, वो शुरू में अव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं, फिर बाद में वो व्यवस्थित रूप से जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आती है द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें सूक्ष्म जो फाइब्रिल होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, वो समानांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित पाए जाएंगे सूक्ष्म फाइब्रिल्स। द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण प्राथमिक कोशिका भित्ति पर इन पदार्थों के जमने से होता है। अनेक पदार्थ प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर जमते जाएंगे, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, सुबेरिन है, पैक्टिन है ना, और द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे द्वितीय कोशिका भित्ति और प्राथमिक कोशिका भित्ति को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती है: बाह्य यानी S1, मध्य यानी S2 और अंत यानी S3। S3 जो आंतरिक परत है, ये
प्लाज्मा झिल्ली से बिल्कुल जुड़ी हुई पाई जाएगी। ये विद्यार्थियों काफी मजबूत और यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति को मजबूती कौन सी परत प्रदान करती है? द्वितीय कोशिका भित्ति प्रदान करती है। इसके बाद आती है तृतीय कोशिका भित्ति, टर्शियरी सेल वॉल। ये सभी पादपों में नहीं पाई जाती है। अनावृत बीज जिम्नोस्पर्म में जो कॉनिफर है उनकी वाहिनिकाओं में, ट्रेकियार्ड्स में ये बहुतायत से पाई जाती है और यह जायलान की निर्मित होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति के ऊपर भी जो जायलान नामक पदार्थ जमा हो जाता है तो यह निर्मित होती है। अधिकांश पादपों में इसका अभाव होता है। इसके बाद आती है मध्य पटलिका, मिडिल लैमिना। विद्यार्थियों मध्य पटलिका जो है यह एक अक्रिस्टलीय संरचना होती है और मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट से निर्मित होती है। हमेशा याद रखना जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि कोशिका भित्ति की ही एक संरचना मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा निर्मित होती है। यह दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, यानी दो नजदीकी निकट कोशिकाओं के बीचों बीच जो संरचना पाई जाती है वह मध्य पटलिका होती है, मिडिल लैमिनी होती है। इसके दोनों तरफ अन्य कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं। यह पैक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा नष्ट हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पैक्टेट के ऊपर जब पैक्टेज नामक एंजाइम होता है वह क्रिया करता है तो ये घुल जाती है और दो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। इसके बाद एक शब्द आता है प्लाज्मोडेस्माटा। विद्यार्थियों कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के बीच में कोशिका द्रव्य तंतुओं के रूप में फैला रहता है। तो कोशिका द्रव्य के जो तंतु होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। यानी कोशिका भित्ति में उपस्थित छिद्र और उनके मध्य पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य जो सूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। इनके द्वारा आसपास की कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हम परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति के छिद्रों में उपस्थित जो कोशिका द्रव्य तंतु हैं जिनके द्वारा आसपास की कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। बात आती है विद्यार्थियों कोशिका भित्ति की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। हमने पहले भी जिक्र किया कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जीव द्रव्य से ही होती है, किसी भारी संरचना से नहीं होती। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति में एक विशेष प्रकार की संरचना फ्रैग्मोप्लास्ट का योगदान रहता है। फ्रैग्मोप्लास्ट असल में होते क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका यानी साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाए के टुकड़े, पुट्टिकाएं, ये सब मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। यानी अंतःद्रव्यी जालिका, गोल्जिकाए के टुकड़े, इनकी पुट्टिकाएं, इनकी सिस्टर्नी, ये सब मिलकर कोशिका के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वृद्धि करते हुए दोनों तरफ से कोशिका झिल्ली के जुड़ जाते हैं और इनके बीच में पैक्टीन की पुट्टिकाएं जमा हो जाती हैं। उन पैक्टीन की पुट्टिकाओं से फिर किसका निर्माण होता है? मध्य पटलिका का निर्माण होता है, क्योंकि मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा बनी होती है। तो कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है वह, या कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वह फ्रैग्मोप्लास्ट से होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट जब कोशिका विभाजन होता है तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रैग्मोप्लास्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये कोशिका झिल्ली से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं।
इनके बीच में पैक्टिन की पुट्टिकाएं जमा हो जाती हैं जो मध्य पटलिका का मिडिल लैमेली का निर्माण करती है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों कोशिका भित्ति की वृद्धि, यानी इसकी ग्रोथ कैसे होती है, वृद्धि कैसे करती है। तो विद्यार्थियों कोशिका भित्ति दो प्रकार से वृद्धि करती है, कणाधान यानी इंट्रूससेप्शन ग्रोथ और स्तराधान यानी एपोजिशन ग्रोथ। कणाधान जो वृद्धि होती है इसमें से पहले से ही उपस्थित कणों के बीच बीच में नए कण, नए पदार्थों के कण जमा होते जाते हैं। इस प्रकार की वृद्धि कणाधान वृद्धि कहलाती है। जैसे मान लीजिए पहले ही कोई परत है, उसमें जो खाली स्थान बचेंगे उनमें पदार्थों के नए कण, नए जो अणु है वो जमा हो जाएंगे और कोशिका भित्ति वृद्धि करेगी। इसके द्वारा एक ही परत आगे वृद्धि करती है। एक ही परत में पहले से उपस्थित जो कण है उनमें नए पदार्थ जमा होते जाएंगे, उसमें वृद्धि होती जाएगी। यानी कणाधान वृद्धि से एक स्तर ही वृद्धि करता है, नया स्तर नहीं निर्मित होता है। दूसरे प्रकार की है स्तराधान एपोजिशन। स्तराधान जो वृद्धि है इसमें नया स्तर निर्मित होता है। इसमें एक संपूर्ण परत के रूप में नए पदार्थ जमा होते हैं। तो पुरानी परत के ऊपर जब नई परत का निर्माण हो जाता है, नए पदार्थ परत के रूप में जमने लग जाते हैं, तो ऐसी वृद्धि एक स्तर के रूप में होती है, एक लेयर के रूप में होती है। उसे स्तराधान एपोजिशन ग्रोथ कहते हैं। और नए स्तर का निर्माण किस वृद्धि के द्वारा होता है? स्तराधान वृद्धि के द्वारा होता है। आज के